क्लास नोट्स निकाल लें। देखा ना, चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 3। तो आज एक ही फॉर्मूले पर 1.5 घंटा बात करेंगे। डी एपरेंट बराबर डी बाय म्यू। कल वाली बात को फिर से आगे सुनिए, बार बार सुनकर इसको दिमाग में बहुत फंडामेंटल तरीके से बैठाइए। एक बीकर है, एक बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है डी तक, और इसके यहां बॉटम में एक कॉइन है। 12-15 बार बोल चुका हूं, अभी 50 बार और बोलूंगा अगले 3 दिन में, क्योंकि ये बात सुनकर ही दिमाग में बहुत बढ़िया समझाई जा सकती है। सर ये इसकी एक्चुअल डेप्थ है, ये इसकी क्या है, पर वहां से ऊपर से देखने पर ये मुझे कॉइन यहां दिखेगा ही, कहां दिखेगा, कॉइन थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। ये कौन है, ये है डी बाय म्यू। डी बाय म्यू। 3 बातें हैं जो मैंने आपको बताई थी। एक होती है एक्चुअल, बताइए एक्चुअल डेप्थ डी। एक होती है एपरेंट डेप्थ डी बाय म्यू, एंड अनदर इज शिफ्ट एक्चुअल माइनस एपरेंट। इसको समझिए, ये ज्यादा अच्छा शब्द है, और इसको महसूस करिए। कॉइन यहां है पर दिख ऊपर रहा है, तो कितना ऊपर दिख रहा है, यही तो क्या है, शिफ्ट। यही शिफ्ट है। कितना ऊपर शिफ्ट है बताइए, डी माइनस डी बाय म्यू, डी 1 माइनस 1 बाय। जैसे एक लैंग्वेज आ गई, अब मार्क इन द लिक्विड अपीयर टू राइज बाय 0.2 मीटर। तो 0.2 क्या है, यही पहचानना है सवाल पढ़कर। मजा तो तब है, ये तो आप कोई भी याद कर सकता है। डी बाई म्यू, अभी मैं आपको 5 बार बोलूं आपको याद हो जाएगा सर डी बाई म्यू होता है। फिर भी आप देखना 1.5 घंटा लग जाएगा आज सिर्फ डी बाई म्यू को ही समझाने में, कि अलग अलग सिचुएशन में डी बाई म्यू लगाते कैसे। तो रटने में मजा नहीं है, आप इसको समझ पाए वो मजा है। कि सर अब मार्क इन द लिक्विड अपीयर टू राइज, मार्क कितना ऊपर दिखाई दे रहा है, 0.2। तो व्हाट इज 0.2, शिफ्ट। इसका मतलब 0.2 है शिफ्ट। बोले तो डी 1 माइनस 1 बाय। क्या ये बात क्लियर है? दूसरी बात सुनिए, सर आपने कल एक और सिखाया था कि ये जो ट्रिक है ना, ये तभी लगती है जब हमारी आंख हवा में हो और कॉइन पानी में हो। सर इसको अगर हम ऐसा कर दें, हवा भी आंख भी मीडियम में है और कॉइन पानी में तो था ही, अब बताइए क्या डी एपरेंट बराबर डी बाई म्यू लगेगा? आंसर है नहीं लगेगा। यही समझ लाइए, डी बाई म्यू जो 10वीं क्लास का फॉर्मूला है, ये केवल तब तक ही वैलिड है जब आंख किस में हो, ऑब्जर्वर हवा में हो, तब तक वैलिड है। हाँ सर, मैं अपने विज्ञान से इसको हवा में ला सकता हूं, जादू से। दोनों तरफ म्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए। दोनों तरफ म्यू नॉट से क्या कर दिया, देखो क्या हुआ, देखिए जादू हो गया। ये कौन हो गया, 1।
अब बताओ क्या रटा हुआ फॉर्मूला लगेगा? क्योंकि रटे हुए फॉर्मूले की तो एक खास बात थी, आई किस में होनी चाहिए? हवा में। आई हवा में हो गई। और लाल पेन से इसलिए डिवाइड किया ताकि आप लिखते समय ध्यान रखो, वो सवाल का हिस्सा नहीं था, ये तो हमने अपनी सूझबूझ से दोनों तरफ म्यू नॉट से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब बताइए फॉर्मूला कैसा लगेगा? डी एपरेंट बराबर डी बाय म्यू, नहीं म्यू बाय म्यू नॉट। क्या बात समझ में आई? और सीखिए। जरूरी नहीं है कि बीकर बिल्कुल फ्लैट हो सकता है बीकर नीचे से मोटा है कांच का, फिर पानी भरना है। ये रहा आपका निशान, मार्क। ये बात समझिए, बीकर मोटा हो ये क्या बात होती है? बीकर में ऐसा मोटा हो सकता है? होता है ना भाई। मैंगो शेक, पाइनएप्पल शेक जब दुकान से पीते हैं तो आपने उस गिलास को ऑब्जर्व किया कभी? वो ग्लास बदमाशी के तहत, हाँ हाँ, नीचे ग्लास मोटा होता है। जो मैंगो शेक आता है वो ऊपर से चालू होता है। अपने स्टील के गिलास में कोई नहीं देता दुकान वाला, क्योंकि स्टील के गिलास में देने में नुकसान क्या है? ज्यादा आएगा। स्टील के गिलास देखिएगा, उनका जो बॉटम होता है, पेंदा जिसे तलहटी कहते हैं, बेस, वो एकदम नीचे होता है, फ्लैट। तो पूरा ज्यादा क्वांटिटी आएगी। अब उसी में ग्लास के आप देखना, उसमें नीचे मोटा ग्लास होता है। चालू ही कहां से होता है? वो थोड़ा सा ऊपर से। ये देखिए, हाँ हाँ, सच बात है। अपने घरों में आप में ग्लास देखिएगा, जो अपने कांच के ग्लास होते हैं वो नीचे से उनका बेस मोटा होता है। बेस मोटा है। अब आपने यहां निशान लगाया है, पता है क्या होगा? अब सर ये कहां दिखाई देगा? मान लो इसका बेस है D1, ये है D2, ये μ1 कांच है, ये μ2 पानी है। अब पता है बच्चों एपरेंट डेप्थ क्या होगी? वही फॉर्मूला, D1 बाय μ1 प्लस D2 बाय μ2। एक लिक्विड का कितना था? डी बाय म्यू। दो हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। D1 बाय μ1 प्लस D2 बाय μ2। कोई बताएगा एक्चुअल डेप्थ क्या होगी? एक्चुअल डेप्थ बताओ। एक्चुअल डेप्थ D1 प्लस D2। कोई मुझसे पूछे शिफ्ट बताओ, तो शिफ्ट के लिए क्या करो? एक्चुअल माइनस एपरेंट। अब मॉड्यूल में तो इतना बड़ा फॉर्मूला दिया हुआ है, अब जिसको आप रटते हो, क्यों रटते हो? इसको मत रटो ना, ध्यान इसको रखो। ये रटना तो बहुत बेकार है। ये अच्छा है कि हाँ सर, ये डायग्राम हम आपको रोज बता रहे हैं, कल भी बताया, आज फिर आते बनाया, आपकी वो फील आए। ये एक्चुअल होता है, ये अपरेंट होता है, और ये क्या होता है? शिफ्ट। एक्चुअल माइनस, इसमें एक्चुअल बता, एक्चुअल बता, एक्चुअल बता, D1 प्लस D2, अपरेंट D1 बाई μ1 प्लस D2 बाई μ2। क्या बात समझ रहे हैं? जरा सोचिए, अगर मैं आपको बोलता एक बीकर है जिसमें एक तरफ तो लिक्विड है 1.5 म्यू आधा, और ऊपर आधा भरा हुआ है D/2 तक म्यू, इसकी एपरेंट डेप्थ बताओ। क्या बता सकते हो? बोलो फॉर्मूला। डी एपरेंट D1 बाय μ1, D2 बाय μ2। D1 D/2, μ1 1.5, D2 D/2 म्यू, ये इसकी क्या आ जाएगी? क्या बात समझ में आ रही है? पूरा 1.5 घंटा भाई आज सिर्फ किस पे खेलना है? डी। अब आप देखना सिचुएशन कितनी जबरदस्त होती जाएंगी, सिर्फ डी बाई व्यू पे खेलेंगे। फॉर्मूला सबको याद है, पर अलग अलग सिचुएशन में इनको लगाना ही तो आज सीखना है। लिखते जाइए, करते चलिए, बहुत छोटी छोटी बातों को समझिए, आएगा जरूर। क्वेश्चन बनेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो पूरा बनेगा। ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार बता दीजिए, बोर्ड दिख रहा है पूरा? बात समझ में आ रही है? बात कर रहे हैं हम एपरेंट डेप्थ की। कल भी बताया था, कॉइन हमें एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखाई देगा, कॉइन हल्का सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा।
आज 25 सवाल होमवर्क में मिलेंगे और सेशन 1 है, केवल 12 दिन होमवर्क करना है, 12 सेशन खेलना है। आज सेशन 1 का होमवर्क दूंगा, 12 दिन खेल लिए आप, आपका ऑप्टिक्स तैयार हो जाएगा। और बहुत सिस्टमेटिक करना, 22-25 सवाल ऐसा करना कि सर पूरा जी जान, एक एक सवाल डायग्राम के साथ, एक एक सवाल लॉजिक के साथ। बहुत इनपुट दोगे तब ऑप्टिक्स अच्छा होगा। हाँ सर, मुझे एक एक बात क्लियरिटी से समझ में आ रही है, लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, रेस भी करेंगे, बिगनर बॉक्स भी करना है, सॉल्व एग्जांपल भी, कुछ भी मत छोड़ना। जितना ऑप्टिक्स का मटेरियल अपने पास है, हर तरफ से उसके सवाल बनने चाहिए। ये बात समझ में आई किसी को कि आंख एयर में नहीं थी, फिर भी सूझबूझ से आंख को किसने कर लिया, एयर में, दोनों तरफ किसे डिवाइड कर दिया, म्यू नॉट से। इसे बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, लोकेशन कैसे, इसको ऊपर नीचे कहीं भी ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी ऊपर कितना भी नीचे, कोई चीज नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो सब वो भगवान ने उसको दिया है सारा, अपन को सोचने की जरूरत नहीं। हाँ और क्या, भगवान ने उसको दिया है क्या, जैसे वो एक मधुमक्खी को दिया है कि वो उसके उड़ने के स्टाइल से पता चल जाता है कि वो सन की तरफ उड़ रही है, सन से अवे उड़ रही है। बी डांस एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो एक एक अलग तरह की फ्रीक्वेंसी पैदा करती है, जिससे पता चल जाता है कितनी दूर तक खाना है। हाँ, पता चलता है उसके उड़ने के स्टाइल से। तो प्रकृति ने उसको दिया है। आप सिर्फ इतना सोच पा रहे हो कि सर उसको तो वो मछली दिखेगी या मछली की इमेज देखी। सच बात तो है, मछली की इमेज दिखेगी, पर उसको कोलेरेशन भी दिया है कि यार उसको को रिलेट करके वो बिल्कुल सही हिट कर लेता है। क्योंकि हम सिर्फ एक पहलू देख पा रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, पर प्रकृति ने एकदम बिल्कुल मामला सेट कर रखा है कि उसको अगर वर्चुअल इफेक्ट भी समझाया है, तो उसको उसके साथ एक पावर भी दी है कि उसको को रिलेट कर पाए। बिल्कुल सवाल आपका बिल्कुल जेन्युइन है। बी डांस सुना आपने, बी डांस सुना, बायो में कम होती है, उसको उड़ने के स्टाइल से पता चलता है किस तरफ उड़ रही हो। सोचो, नहीं पढ़ा तूने, था नोबेल प्राइज मिला था उस व्यक्ति को, पहले तो था सिलेबस में, शायद हट गया होगा। अच्छा अच्छा, एनसीईआरटी में नहीं। चलो बढ़ू आगे। तो चार बात में क्या समझ में आई कि सर मुझे ना एपरेंट डेप्थ समझ में आ रहा है, डी बाई म्यू। फिर आपने एक केस ये समझा दिया, आंख हवा में नहीं होगी तो अभी मैं मैनेज कर लूंगा। फिर आपने ये सिखा दिया, दो लिक्विड होंगे तो भी काम हो जाएगा, नीचे का ग्लास मोटा होगा तो भी काम कर सकते हैं, हर जगह बढ़िया अच्छे से काम कर रहा है, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं। लिखिए, एयर बबल इन ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। वही तो है, वही तो है। एक भी दिन क्लास की छुट्टी नहीं करनी और होमवर्क मिस मत करना। कल आओ तो परसों आओ, जब भी होमवर्क डिस्कस करूंगा एक दिन पहले बता दूंगा, 2 दिन मिल जाएंगे आपको। तो पन्ने लेकर आना जिस पर आपने क्वेश्चन किए, ताकि आप आर्ग्यूमेंट कर सको, मुझे दिखा सको कि देखो सर मैंने ये अटेम्प्ट किया है, अब मुझे बता दो, अब मुझे समझ नहीं आ रहा। इसलिए बहुत हाईली सीरियस नोट पे करोगे ना, तो वो आपको रिवर्ट भी करेगा ऑप्टिक्स।
आओ जल्दी आओ, फटाफट आओ, जल्दी आओ। कल वाली कॉपी कहाँ गई आपकी, बगैर लाइन वाली खो गई? अच्छा भूल गए। भूल कैसे गए, दो ही तो क्लास चल रही है काइनेमेटिक्स की, और 5-7 क्लास हो तो भूल भी जाओ। चलो हाँ ले आगे बढ़े भाई। एयर बबल इन ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, अच्छा बढ़िया आर्टिकल है, ध्यान से पढ़िएगा, काफी बार पेपर में पूछा जाता है वही डी बाई म्यू ही लगाना है 4:30 बजे तक, पर अलग अलग सिचुएशन में लगाना है, वो दिमाग आपका खोलेगा। आओ चलो पेन पेंसिल छोड़ो, बोर्ड पे देखो, बहुत तरीके से समझना। ये है अपनी ग्लास स्लैब, और एल उसकी क्या है, थिकनेस। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और इस ग्लास स्लैब के अंदर एक एयर बबल बना हुआ है। एयर बबल किसके अंदर है बताइए? एयर बबल ट्रैप इन अ ग्लास स्लैब, इन ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। माना इसकी यहां से पोजीशन है एक्स, तो बताओ यहां से L-6। पहले इस सिचुएशन को देख लो, क्या ये बात समझ में आ गई? ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब की मोटाई, बीच में एयर बबल, यहां से x, तो वहां से कितना L-6। अब ऑब्जर्वर है इधर, ऑब्जर्वर है इधर, हवा में है, और वो देख रहा है बबल को। बहुत लॉजिकल बताइए, क्या उसको एयर बबल दिखेगा? क्या उसको एयर बबल दिखेगा? आंसर है नहीं, उसकी इमेज दिखेगी। यही ऑप्टिकल इल्यूजन है। ना उसको कभी कॉइन दिखेगा, ना चिड़िया को मछली दिखेगी, मछली की क्या दिखेगी, इमेज। सुनिए, इसको एयर बबल दिख ही नहीं सकता, कारण बताओ ना, ऑप्टिकल इल्यूजन। एयर बबल किस में है, ग्लास में, और आंख किस में है, एयर बबल दिखेगा ही। उसको क्या दिखेगा, एयर बबल की इमेज। अच्छा कहां दिखेगी सर, वो मैं बता सकता हूं आपको, डी एपरेंट बराबर डी बाई म्यू। डी एपरेंट बराबर, बताओ डी क्या होता है, डी एक्चुअल डेप्थ, डायग्राम से देख के बताओ एक्चुअल डेप्थ कितनी, एक्स, एक्चुअल डेप्थ एक्स, म्यू म्यू। तो एपरेंट डेप्थ कहां दिखेगी बताइए उसको, एक्स बाई म्यू। क्या बात समझ आ रही है? वापस सुनिए, अब वो दूसरी तरफ आ गया, अपोजिट फेस पर, फिर से उसी बबल को देख रहा है। अब फिर से फॉर्मूला लगाया, डी एपरेंट बराबर डी बाई म्यू। ध्यान से बताइए अब डी कितना लेंगे, डी कितना लेंगे, क्या है डी, जब तक वो नहीं बोलोगे तो पता क्या चलेगा, एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल, ये बबल यहां पर एक्चुअली है, और उसकी इस सरफेस आर एस से एक्चुअल डेप्थ L-x है, पर उसको क्या यहां दिख रहा है, क्या कहीं और दिख रहा है, लेट डी डैश। क्या बातें समझ में आ रही हैं? क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर होगा। पहले आप एक इमेजिनेशन करो कि हुआ क्या, इनको रटने की जरूरत ही नहीं है, काय को रटे, काय को रटे, आपको याद ही करना है ना, आप ये करो ना, और इसको लगाना सीखो। आओ इमेजिनेशन फिर करते हैं, ग्लास स्लैब, ठीक है सर, ग्लास स्लैब के अंदर एयर बबल, एयर बबल की ये पोजीशन एक्स, ये इसकी क्या है बताओ, एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन। पर यहां से देखने पर एयर बबल उसको एक्स पे दिखेगा, कहीं और दिखेगा, दूसरी तरफ से देखने में बताइए, कहीं और दिखेगा। अच्छा मैंने ये डी और इसको डी डैश क्यों बोला, अलग अलग फेस से देख रहे हैं तो कहीं अलग अलग जगह ही दिखाई देगा। लिखिए फिर क्वेश्चन करके देखते हैं, तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसा है, नीट में आया हुआ है 2 बार। सिचुएशन को समझो, डायग्राम बनाते समय चीजों को बोलो, एक ग्लास स्लैब है, उसकी थिकनेस L है, उसके अंदर एक एयर बबल ट्रैप है, ऑब्जर्वर उसको बाहर से देख रहा है, उसको वहां दिखाई नहीं देगा, एक्चुअली जो उसकी पोजीशन है और जो उसको दिख रहा है दोनों अलग अलग।
बात को रिलेट करो, बबल है एक्स पर उसको एक्स पे नहीं दिखेगा। दूसरी तरफ से देखने पर आया, उस समय बबल है एल माइनस एक्स पर एल माइनस एक्स पर भी नहीं दिखेगा, कहीं और दिखेगा। लिखें क्वेश्चन। एन एयर बबल, जल्दी आओ, लिख फटाफट लिख। इसको डी डैश करना, डी डैश होगा ना, अलग है। याद करने की कोशिश मत करिए, इसलिए मैंने उनको बॉक्स में नहीं डाला, कॉन्सेप्ट को बॉक्स में डालिए। डी एप्रेंट बराबर डी बाय म्यू। लॉजिक ये है, बार बार बोलिए, उसको कॉइन नहीं दिखता, कॉइन की इमेज दिखती है, उसको बबल नहीं दिखेगा, बबल की इमेज दिखेगी। सब एक ही फंडे हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन। हाँ, शिफ्ट होगा मतलब किस डायरेक्शन में बोले तो, यहां बबल इसको यहां से आगे दिखेगा, पीछे कैसे दिखता है? कॉइन से तो ऊपर दिखता है ना, डायग्राम बना के दिखाया था ना। कॉइन कहां दिखता है? ऊपर। ये है, इसको ऐसे घुमा दे तो कहां दिखेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, लिखें, एन एयर बबल इन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास लैब, इन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास लैब, ब्रैकेट में म्यू 1.5, म्यू 1.5 is 5 centimeter deep, is 5 centimeter deep when viewed, VIEWED, when viewed from one face, from one face। सवाल पूरा नहीं हुआ है, पर आप इसको पढ़ें, क्या है ये, इसका क्या मतलब, क्या है? 5 एपरेंट है। जब उसने लिख दिया व्हेन व्यूड, व्यूड का मतलब उसको एक्चुअल दिखता ही नहीं है, दिखता ही क्या है? एपरेंट। 5 एपरेंट है। आगे कंटिन्यू करिए। एंड 3 सेंटीमीटर डीप, एंड 3 सेंटीमीटर डीप when viewed from opposite face। डायग्राम बना के अच्छे से करना, ऊपर फॉर्मूला लगा के आंसर मत दे देना, डायग्राम बना के करना, तब क्लैरिटी आएगी। when viewed from opposite face, find the thickness of the glass slab, find thickness of the glass slab। करेंगे कोशिश, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन के साथ अपने आप को ट्यूनिंग करो कि हाँ, एक तरफ से देखने पर क्या हो रहा है। उस बबल की पोजीशन मान लो एक्स मन से, थिकनेस मान लो एल मन से, फिर सोचो। कोई जल्दबाजी नहीं है, लॉजिकल चलो। ऊपर वैल्यू डालने में आनंद नहीं है, वो तो आपको अभी ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है, पेपर में वो थोड़ी ना याद होगा। इसलिए लॉजिकल करेंगे तो ज्यादा बढ़िया समझ पाएंगे। पूरा लिखिए। जब एक तरफ से देख रहे हैं तो आशीष सर हम डी एपरेंट लगाएंगे, डी बाई म्यू। सर हमें दे रखा है 5 व्हेन व्यूड, डी बबल की एक्चुअल पोजीशन एक तरफ से एक्स, म्यू, म्यू कितना दे रखा है? 1.5। तो एक्स आ गया डायरेक्ट 7.5। अरे सर ये तो एक्स आ गया, पर भाई एक्स तो पूछा ही नहीं, एक्स तो पूछा ही नहीं।
कोई बात नहीं। अब दूसरी तरफ से देखो, फिर लगाओ फॉर्मूला, डी एपरेंट बराबर डी बाई म्यू। अब बताओ क्या हो रहा है, 3 सेंटीमीटर में दिख रहा है, अच्छा ये 3। अब डी बताओ, डी एक्चुअल डेप्थ। अब एक्चुअल डेप्थ कितनी है, L माइनस एक्स। सोचो, है आसान, फॉर्मूले के साथ खेलना आना चाहिए। और जब 20 सवाल कर लोगे ना, तब आपको दिखने लग जाएगा फॉर्मूला। अच्छा, डी होता है एक्चुअल, बबल की यहां से एक्चुअल दूरी कितनी है, L माइनस एक्स। ये मल्टीप्लाई करिए 4.5, एक्स कितना, एक्स 7.5, 7.5 उधर भेजिए, 4.5 प्लस 7.5 कितना, 12। L 12 आ रहा है भाई, स्टार लगा रखिएगा सवाल को। रेस, सॉल्व एग्जाम्पल, नीट, बिगनर बॉक्स, सब जगह है क्वेश्चन, और 2 बार पेपर में आया है, फेमस प्रोफाइल है। अच्छे से करिए। अगली हेडिंग डालिए, माइक्रोस्कोप फोकस प्रॉब्लम। हो तो एक बार में आता थोड़ी है समझ में, ये तो फिर मेहनत है। ऑप्टिक्स कठिन है तो इसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। भाई एक एक बार तो पिछले साल भी लिखा हुआ है, पूरा कॉपी लिखा हुआ है, जमा करा दो, लो सर नोट्स तैयार है। सवाल कहाँ बन रहे हैं, ये तो बार बार सुनने से आएगा भाई, ये तो बहुत मेहनत है। फिर लिखिए माइक्रोस्कोप फोकस प्रॉब्लम, और आज फिर सुनिए। अब वो फाइनल कॉल होगी कि हाँ सर, अब मेरे दिमाग में ये शानदार सेट हो गया। सुनो, चलते चलो, जब ठान लिया कि सर मुझे ऑप्टिक्स सभी चैप्टर में सबसे बढ़िया करनी है, तो सबसे बढ़िया करेंगे। फिर एक बीकर है, बीकर है, खाली बीकर, यहां निशान है मार्क, और मुझे इस मार्क को देखना है किसकी सहायता से, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को सेट करोगे और निशान आपको दिखेगा। क्या अभी निशान दिखेगा या निशान की इमेज, निशान। कारण बताइए, खाली बीकर है, खाली बीकर है, कुछ भी इल्यूजन नहीं होगा। बोलिए, अब आपने क्या किया, इस बीकर में पानी फिल करना चालू किया, पानी फिल करना चालू किया, फटाफट कॉन्सेप्ट बोलिए, निशान तो वही रहेगा, पर अब निशान की क्या बनेगी बच्चों, इमेज। क्या माइक्रोस्कोप की फोकस वापस करना पड़ेगा क्या, उसकी फोकस को रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो फोकस था निशान पर, अब वो निशान तो दिख ही नहीं रहा उसको, निशान तो दिख ही नहीं रहा। क्या दिख रहा है अब, इमेज दिख रही है। तो बताइए, क्या इसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा क्या, कितना शिफ्ट करना पड़ेगा बताओ, जितना निशान शिफ्ट हो गया। महसूस करो, पहले माइक्रोस्कोप किस पे सेट था, मार्क पर, मार्क उसको बढ़िया दिख रहा था, आपने माइक्रोस्कोप को फोकस किया था। अब जैसे ही आपने पानी भरा, पानी भरने से अब वो निशान दिख ही नहीं रहा, अब निशान की क्या दिख रही है, इमेज। जरा सोच के बताइए, ये अगर डी है तो ये कितना, डी बाय म्यू। बताइए शिफ्ट कितना, शिफ्ट डी माइनस डी बाय म्यू। क्या इसको इतना ही शिफ्ट करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि अब इसको किसको फोकस करना है, इमेज को। लैंग्वेज पढ़िए, न्यूमेरिकल तो इतना सा है बस वैल्यू पुट करने का, पर सवाल पढ़कर ये कहानी आ जाए मजा, तब है कि सर पहले माइक्रोस्कोप बीकर खाली था उस पर फोकस कर रहा था, ठीक है सर हटाओ इस बात को, आगे लाओ। अब पानी भरा, पानी को भरने पर उसकी फोकस खराब हो गई। क्यों फोकस क्यों खराब हो गई, क्योंकि अब निशान नहीं, निशान की इमेज दिखेगी, तो उसको फोकस को वापस सेट करना पड़ेगा। कहां ले जाना पड़ेगा, ऊपर या नीचे, क्यों ऊपर क्यों ले जाना पड़ा, क्योंकि निशान ऊपर शिफ्ट हो गया। वास्तव में निशान शिफ्ट नहीं हुआ,
निशान की इमेज बनने लग गई। बोली हाँ है क्या? एक बार वापस बनाइए, अब क्वेश्चन कराता हूं। कल आपको पहली बार समझाया था, आज इसको वापस ठप्पा लगाया ताकि अब ये बात आपके दिमाग में जम जाए कि हाँ सर, माइक्रोस्कोप वाले सवाल इस तरह से किए जाते। वो बोलेगा कि माइक्रोस्कोप को शिफ्ट किया तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए, अच्छा हाँ शिफ्ट, ये वही शिफ्ट है, डी माइनस डी बाय म्यू। कल आपने सर एक पेपर पर निशान लगाया था, ऊपर ग्लास स्लैब रखी थी। आज आपने सिचुएशन बदली, बीकर में निशान लगाया और बीकर में क्या भरा? पानी। फंडामेंटल दोनों सेम है, लैंग्वेज अलग है, वो ही पकड़नी है। अब इस पर एक क्वेश्चन करिएगा एआईपीएमटी का, तब आपको समझ में आएगा कैसे करना है। बनाते समय बातों को बोलो। बीकर में पहले एक मार्क था, माइक्रोस्कोप उस मार्क को देख रहा था, अब आपने उसमें पानी फिल किया, पानी फिल करने पर अब उसको मार्क दिखेगा ही नहीं, मार्क की क्या दिखेगी? इमेज। चलिए यहीं पहले लिखें आज होमवर्क, मॉड्यूल दें और लिखें सेशन 1। 12 सेशन में होगा ये काम, एक एक सेशन बहुत तरीके से अटेम्प्ट करिएगा। मॉड्यूल नंबर 6 किसी के पास है? देखो लिखें, सॉल्व एग्जाम्पल लिखिए। सॉल्व एग्जाम्पल 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14। बिगनर बॉक्स 3, बिगनर बॉक्स 3, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34। एक्सरसाइज नंबर 2, पहला, तीसरा और 30। एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3, सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। रेस है किसी के पास? देखें तो। अब सर लास्ट चैप्टर चल रहा है, कहाँ सॉल्व एग्जांपल, रेस खत्म करो पढ़ा के। मतलब क्या, पूरे पिछले 8 चैप्टर की मेहनत करी वो खराब हो जाएगी, लास्ट चैप्टर में काटा कोटा इन्होंने सारे चैप्टर बर्बाद किए। तो ऐसा नहीं कर सकते ना भाई, वो तो पूरा ही फ्लो बनाना पड़ता है, बिगनर बॉक्स भी कराना है, रेस भी कराना है। लास्ट में जाते थे कुछ नहीं कराया तो सब खराब हो जाए। तो अंतिम चैप्टर तो बहुत शानदार कराना है कि कुछ भी नहीं छोड़ना सर। जितना ऑप्टिक्स का मेरे पास घर पे मटेरियल था आपने सारा करा दिया, तब मजा है। इसलिए एक भी प्रश्न मत छोड़िए। जब हम तैयार हैं कराने को तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? करो, करके लाओ सवाल। रेस नंबर 3 ऑप्टिक्स, रेस नंबर 3 ऑप्टिक्स, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। गिनो, लगभग 20-22 हो जाने चाहिए। 24, ये 24 टोटल 3 लेक्चर पर हैं, आराम से कर सकते हैं, आज ही करिएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी 6-7 लेक्चर हो जाएंगे तब एनसीईआरटी का बेस बन जाएगा, फिर अपन एनसीईआरटी करेंगे। लिखें, क्वेश्चन लिखिए। अब माइक्रोस्कोप, अब माइक्रोस्कोप is focused on a coin, on a coin lying at the, lying at the
bottom of the beaker, lying at the bottom of the beaker, full stop. The microscope is now raised up, by 1 centimeter. समझिए अब ये क्या मतलब है, शिफ्ट है। अब आपने 2 बार कहानी सुनी है ना, तब जाके आप पकड़ पा रहे हो कि माइक्रोस्कोप को शिफ्ट रेस कर दिया गया, माइक्रोस्कोप को रेस कर दिया गया। पूछो रेस क्यों किया गया होगा? पक्का बीकर में वो पानी भरेगा, तभी तो वापस फोकस करने के लिए माइक्रोस्कोप को क्या करना पड़ेगा, रेस। अब आपको प्रश्न पढ़ के फील आ रहा है कि हाँ सर माइक्रोस्कोप को रेस करना पड़ेगा क्योंकि वो बीकर में क्या भरने वाला है, पानी भरना है। तो ये 1 क्या है, शिफ्ट है। फुल स्टॉप लगा के लिखिए। टू व्हाट डेप्थ should the water filled in the beaker so that coin is again in the focus, बट ऑब्वियस है अब कॉइन फोकस में नहीं आएगा, कॉइन की इमेज आई। समझ में आ गया? उसके बाद तो एक लाइन है डायरेक्ट, लो सर शिफ्ट। अच्छा पानी का म्यू लिख लेना 4/3। क्वेश्चन समझ में आने के बाद तो कुछ भी नहीं है। देखो आप क्या पूछा उसने, डी। पर लैंग्वेज पढ़कर मैं ये फॉर्मूला सोच पाऊं वो मायने रखता है, इसलिए 2 बार सिखाया, क्योंकि माइक्रोस्कोप के सवाल आपको 4-5 जगह दिखेंगे। बार बार फंसने से बढ़िया है एकदम क्लियरिटी से समझ लें कि हाँ सर अब मेरे पास पूरी कहानी है सर इस सवाल की। बीकर में पानी भरूंगा, पानी भरने से कॉइन नहीं, कॉइन की इमेज दिखेगी तो मुझे माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप को उतना ही शिफ्ट करना पड़ेगा जितना कॉइन शिफ्ट होगा। और सर मुझे तो ये भी पता है कॉइन शिफ्ट नहीं होता, कॉइन की इमेज बनती है, इसलिए मुझे माइक्रोस्कोप को क्या करना पड़ता है, सॉल्यूशन देखोगे तो आपको लगा यार सॉल्यूशन में तो कुछ नहीं है, वैल्यू तो पुट करिए, पर ये थॉट प्रोसेस वो जरूरी है। बोलिए बढ़ेंगे आगे? तो 2 बार मैंने आपको माइक्रोस्कोप फील करा दिया ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। लिखें कॉची रिलेशन। कॉची रिलेशन, तो कॉची एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को बताया कि किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लैम्डा के इनवर्सली। अगर लैम्डा अलग अलग है तो म्यू भी अलग अलग होगा। जैसे विबग्योर में वायलेट से रेड जाने पर लैम्डा बढ़ता है, लैम्डा सबका अलग अलग, तो पता है म्यू भी सबका अलग अलग। लिखना चालू करिए फिर समझाता हूं। बहुत लॉजिकल बात है, 10 मिनट समझेंगे तब जाके आगे के प्रश्न चालू हो पाएंगे। तो कॉची ने एक बात बताई कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई भी मीडियम, ग्लास है, पानी है, ऑयल है, ग्लिसरीन है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा म्यू भी चेंज होगा, और म्यू लैम्डा के क्या है, इनवर्स।
ये बात इतनी आसान नहीं है जितनी जल्दी आपने लिख ली। इस बात को समझना तब मजा आएगा। जैसे बात करते हैं किसी ग्लास स्लैब की, बराबर आ जाए पहले। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। ग्लास स्लैब की बात करते हैं और ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट कराते हैं व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का मतलब विबग्योर। अब पता है क्या होगा, ये ग्लास स्लैब, वाक्य थोड़े कठिन है, पकड़ पाइएगा। ये ग्लास स्लैब इन सभी रंगों को अलग अलग म्यू देगा। सर क्या बात कर रहे हो सर, मुझे तो म्यू 3/2 याद है सर ग्लास का। गलत है। वास्तव में ग्लास के 7 म्यू होते हैं। बुधवार को 3:50 पर ये बात समझ के जाइएगा, तब तो आनंद है, आज का पैसा वसूल हो जाएगा आपका घर जाते समय। ग्लास का 1 म्यू होता ही नहीं है, ग्लास के 7 म्यू होते हैं। ये कॉची ने बताया कि ये ग्लास अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग म्यू देता है। ये सेंटेंस पढ़िए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। सातों रंग की वेवलेंथ अलग है, वेवलेंथ अलग है तो म्यू भी अलग। इसके 7 म्यू आएंगे, हाँ वो सब आसपास हैं, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52। ये उसकी एवरेज वैल्यू है जो 10th क्लास की एनसीईआरटी में छपी हुई है। वो एवरेज वैल्यू है येलो कलर के लिए। येलो कलर इज द मीन कलर। फिर से सुनिए, विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर वायलेट से रेड जाने पर लैम्डा बढ़ता है। लैम्डा रेड का सबसे ज्यादा, म्यू लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम। इसका मतलब ग्लास रेड कलर को जो म्यू ऑफर करेगा वो सबसे कम करेगा। शब्द ये बढ़िया है, ग्लास रेड कलर को जो म्यू ऑफर कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रहा है वो सबसे कम है। इस बात की घटना को और बढ़िया समझाता हूं, तब आपको मजा आएगा। क्या सर कितना लॉजिकल है। प्रिज्म, व्हाइट लाइट, 10वीं क्लास से पढ़ रहे हैं। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में जाती है तो वो 7 भागों में टूट जाती है। आज इसका एक्सप्लेन समझ के जाइएगा, 10 दिन बाद पूरा पढ़ाऊंगा 3 लेक्चर, सुन के जाइएगा क्यों 7 कलर में टूट जाती है। एक एक स्टेप सुनिएगा। जब व्हाइट लाइट वैक्यूम थी तो सातों रंग एक ही स्पीड से चल रहे थे। जैसे ही वो प्रिज्म में घुसी तो प्रिज्म का मटेरियल, प्रिज्म का मटेरियल बोले तो कांच, इन सातों रंगों को अलग अलग म्यू देगा। रेड को अलग म्यू, वायलेट को अलग, इंडिगो को अलग, ब्लू को अलग। उससे क्या होगा, म्यू बराबर C/V। सबके लिए म्यू अलग अलग, तो सबकी वेलोसिटी इन द प्रिज्म अलग अलग, इसलिए सातों रंग बिखर जाएंगे। और लाइट के इस फिनोमिना को ही क्या कहा जाता है, डिस्पर्शन। आज सीख कर जाइए कारण कि लाइट 7 कलर में क्यों टूटता है। ये बताने वाले थे, समझाने वाले थे कॉची। कॉची ने क्या कहा, फिर से आइए। कॉची ने कहा किसी एक मीडियम का, कोई मीडियम, ग्लास, ग्लिसरीन, ऑयल, कांच, पानी, कुछ भी, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सभी लाइट के लिए, सभी कलर के लिए अलग अलग होता है। वायलेट को अलग देगा, इंडिगो को अलग देगा, ब्लू को अलग देगा। सर कोई बात कोई समझाइए इसको, जल्दी कैसे समझ में आए। जैसे बात करते हैं अपनी माता जी की, मदर की। मम्मी का व्यवहार आप देखना, पास वाली आंटी से मम्मी अलग तरह से बात करती है, दादी से बात करती है तो बिल्कुल ही अलग करती है। तब तो समझ में आया कि हाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे एडजस्ट करते हैं।
और वही मम्मी जब मौसी या नानी से बात करती है आपकी, तो चेहरे पे उनका अलग ही मुस्कान होती है। आप भी क्वेश्चन करते करते महसूस करते हैं, कमरे में बात करते हुए माँ को देखते हुए, यार वही लेडी है, दादी के प्रति व्यवहार इनका अलग है, अपनी खुद की माँ के प्रति व्यवहार अलग है, मौसी के प्रति अलग है, पड़ोस वाली आंटी के प्रति अलग है। इस बात को यहां रिलेट करिए, बिल्कुल सटीक है। ग्लास है वही ग्लास, पर इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ऑफरिंग है किसको, इन अलग अलग कलर्स को, वो क्या है, डिफरेंट है। यही ये सेंटेंस है, पढ़िए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। आपके मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है, तो आशीषा फिर तो ग्लास के 7 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे। आंसर है यस, बिल्कुल 7 होते हैं। वायलेट के लिए अलग होगा, इंडिगो के लिए अलग होगा, रेड के लिए अलग होगा। हम जो 3/2 आपको बोलते और कहते और सुनते हैं, वो क्या है, इनका एवरेज है। सच बात तो ये है, सबका लैम्डा अलग, तो सबके लिए म्यू अलग। आप लिख देते हो म्यू रेड, किताबों में म्यू रेड है। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी रंग का होता है? अच्छा सेंटेंस बोलो, तब है फिजिक्स पढ़ने का मजा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास ऑफर्ड फॉर रेड कलर, वो अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास ऑफर्ड फॉर ब्लू कलर, ये अलग होगा। अब हम किताबों में ऐसा लिखते हैं म्यू रेड, ऐसा लगता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रंग का होता है, जबकि दिमाग तो कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मीडियम के होते हैं। ये रंगों का क्या होता है? भाई रंग का नहीं होता। सेंटेंस है कितना अच्छा है, ग्लास रेड कलर को जो म्यू ऑफर करेगा वो अलग करेगा, इंडिगो को अलग करेगा, ब्लू को। ये कॉची ने कहा था, फॉर अ गिवन मीडियम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हर लैम्डा के लिए अलग अलग होता है। क्या बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, सर ये समझाओ, ये क्या हुआ, फिर समझ। ये 7 रंग में क्यों टूट गए? जब ये वैक्यूम में थे ना, तो 7 रंग एक साथ चल रहे थे, एक साथ चल रहे थे, तो एक साथ थे, तो एक साथ थे तो विबग्योर नहीं दिखता, क्या दिखता है, व्हाइट। जब वो प्रिज्म के अंदर घुसे, अब सुनिएगा ध्यान से और समझ में आया तो बताइएगा, जब वो प्रिज्म के अंदर घुसे तो प्रिज्म ने इन 7 रंगों को अलग अलग म्यू दिया। एक को दिया 1.5, एक को दिया 1.49, एक को दिया 1.51, एक को 1.52, अलग अलग म्यू दिया, तो वी भी अलग अलग आया, इसलिए 7 रंग बिखर गए। सर अलग अलग स्पीड से बिखर कैसे जाते हैं? आओ एक छोटा एग्जांपल और सुनो। एक 2 साल के बच्चे या 3 साल के बच्चे के साथ हाथ पकड़ के भाग के देखो। कभी आप छोटे भाई या उसके साथ भागे हो 2 साल के बच्चे के साथ, आप देखना आपको अपने कदम छोटे छोटे चलाने पड़ते हैं। क्यों? उसके कदम छोटे हैं ना। आप अपनी नेचुरल चाल पे चल लोगे तो क्या होगा? हाथ छूट जाएगा। लॉजिकल बात करो। अगर आपको उसके साथ ही दौड़ते रहना है, पूरे गार्डन में साथ दौड़ना है उसके बराबर, तो आपके अपने कदम छोटे रखने पड़ेंगे। दूसरे शब्दों में बोले, आपकी स्पीड और उसकी स्पीड क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। अगर आप अपनी नेचुरल चाल पे चल लोगे या भाग जाओगे, साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी स्पीड अलग है और आपकी स्पीड अलग है। ये बात यहां बोलने में क्या शर्म है आपको, कि जब 7 कलर प्रिज्म के अंदर जा रहे हैं तो 7 कलर की स्पीड अलग अलग हो गई, क्योंकि सबके लिए जो म्यू ऑफर है वो अलग अलग है और स्पीड अलग अलग है, इसलिए वो साथ चल ही नहीं सकते और प्रिज्म के अंदर जाके बिखर जाते हैं। लाइट के इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है, डिस्पर्शन। क्यों बिखर जाते हैं? आज आपके पास एक बढ़िया जवाब होना चाहिए, क्योंकि प्रिज्म उन सभी रंगों को जो म्यू ऑफर करता है वो अलग अलग करता है, और म्यू के अलग अलग ऑफर की वजह से उनकी वेलोसिटी इनसाइड द प्रिज्म अलग अलग हो जाती है, हेंस वो 7 रंग बिखर जाते हैं। बोलिए, लिखें। अच्छा, मीनवाइल पढ़ते पढ़ते एक थॉट और आ जाता है, कैसे इतना साला याद कैसे आएगा पेपर में, ये बात भी तो है।
काइनेमेटिक्स से भी फंडे सिखा रहे हैं। अभी डॉपलर में बताया कि सोर्स मूव करता है, ऑब्जर्व मूव करता है, एक समय लैम्डा चेंज होता है, एक समय वेवलेंथ चेंज होती है, फिर सब याद आता है। जब ये ख्याल आता है ना, तब तुरंत आपको सोचना चाहिए 720 भी आने लग गए नंबर, 680, 690, 700 तो सालों से आ रहे हैं, और इतने सालों से सरकारी मेडिकल कॉलेज में लाखों बच्चे पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये सब पेपर में याद आ जाता है, कहीं परेशानी की जरूरत नहीं है। केवल जरूरत है मेहनत और डिसिप्लिन, पढ़ाई, रिवीजन। क्योंकि मन में थॉट आना स्वाभाविक है, हम भी पढ़ते थे, हमारे मन में भी आता था यार इंजीनियर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, आप मेडिकल एंट्रेंस दे रहे हो, सर इतना सारा पढ़ा रहे हैं, इतनी सारी बातें आपने सिखा दी, एएसपी सर ने, आपने इलेक्ट्रो में, कल्पेश सर ने ग्रेविटेशन, क्या सब याद आ जाता है? बिल्कुल याद आता है साहब, 200% याद आएगा। आप तुरंत उदाहरण देखो ना, अब तो एक ट्रेंड चालू हो गया है, फुल आउट ऑफ फुल, और यकीन मानिए 2022 में फिर होगा रिपीट। क्योंकि जब एक वो ट्रेंड सेट हो जाता है ना, तो बच्चों की मेहनत, बच्चों का एटीट्यूड भी उस लेवल पे बढ़ता जाता है। तो बिल्कुल संभव है, मेहनत करते चलिए, खुद पे आत्मविश्वास रखिए और पॉजिटिव सोचिए। होमवर्क दिया जा रहा है, घर पे खूब पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, बायो की एनसीईआरटी अच्छे से करिए, और ये सब बातें जैसे जैसे आप रिवाइज करोगे वैसे वैसे रिकॉल होती जाएंगी। वो एक फॉल्स फीलिंग रहती है दिमाग में, अरे यार सर पुराना तो बहुत पुराना हो गया, मॉडर्न, इलेक्ट्रो, फ्लूइड तो बहुत पहले के पढ़ाए हुए हैं सर। सब याद आ जाएगा जैसे आप रिवाइज करोगे, 2 बार 3 बार मेजर टेस्ट दोगे, बार बार पढ़ोगे, सब रिकॉल होगा। और जिस समय से आप गुजर रहे हो, आप नहीं, हर बच्चा इसी फेज से गुजरता है कि पुराना नहीं याद आ रहा है, नया चल रहा है, एग्जाम है, सिलेबस है, ये हर समय की सिचुएशन। इसलिए बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट रख के खूब मेहनत करिए। अंतिम समय लास्ट 100 डेज हैं, तो 100 दिन में जितना एफर्ट लगा सकते हैं लगाइए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाइए। अब आज 4:30 बजे फ्री हो जाएंगे, 4:30 फ्री हो जाएंगे, 4:45, 5, 5:15 तक घर, कल आना है 1:30 बजे, तो पूरे पूरे 18-20 घंटे हैं आपके पास। तो कोशिश कर रहा हूं ना कि सर मैं कल 1:30 बजे तक आऊं, तो मैं 8 से 10 घंटे पढ़ के आऊं, तब मजा है ना। आपकी बात सही है सर, 2 ही क्लास चल रही है सर, ज्यादा चलनी चाहिए, सिलेबस खत्म कराना है, बिल्कुल हम आपकी हर बात से एग्री कर रहे हैं। पर परिस्थिति ऐसी है, गोयल सर का वहां सिलेबस खत्म होगा, तब गोयल सर मंडे से आप आएंगे, हीट एंड थर्मो फिर अगले वीक से चालू होगा, इसलिए स्थिति 2 क्लास में सिमट गई है। पर हमारे पास इन 3-4 दिन में मौका है ना कि यार मैं 10-10 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ, जो मुझे 15 दिन बाद पढ़ना है वो भी पढ़े। मैं सिर्फ यही एस्पेक्ट देख रहा हूँ, अरे सर 2 क्लास हो रही है क्या हो रहा है, सर 2 क्लास हो रही है क्या हो रहा है, मैं ये नहीं सोच पा रहा यार मुझे अभी 10-10 घंटे पढ़ने का मौका मिल रहा है। 8 तारीख का जो माइनर है उसका जो सिलेबस आ रहा है, उसका जो रिवीजन टॉपिक आ रहे हैं, उनको इन 4 दिन में पूरा करके रख दू ना। एसी आ रहा है, बायो में कुछ आ रहा है, केमिस्ट्री में कुछ आ रहा है, तो जो रिवीजन टॉपिक आ रहे हैं मेरे पास ये 4 दिन है, इन 4 दिन में इनको पूरा करके रख लेता हूँ। ये कहां सोच पा रहा हूं, मैं तो दूसरी बातें सोच रहा हूं, क्या होगा, कब आएंगे, कब आएंगे, कब होगा, मैं इसी दिशा में सोच रहा हूं। मैं दूसरा एस्पेक्ट नहीं देख रहा, यार मुझे जो टाइम मिल रहा है उसको मैं यूटिलाइज कब करूंगा। सोचिए थोड़ा सा और मेहनत करिए, और गारंटी है भाई, हम भी आपसे यही चाहते हैं, आपका कोई टॉपिक किसी लेवल पे कम ना हो। हम क्यों आपका चाहेंगे कि नहीं यार ये सही हो या अच्छा हो, हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। हमें भी अपने नंबर और सिलेक्शन पिछले साल से तोड़ने हैं। अगर पिछले साल 28,000 है तो हमें 28,200 चाहिए सिलेक्शन, कम थोड़ी ना चाहिए, सिलेक्शन की संख्या ज्यादा ही चाहिए। तो हमारा कोई इंटेंशनली व्यवहार नहीं है कि नहीं यार इनको इनसे पढ़वाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। हम बढ़िया ही आपको सर्विस देना चाहते हैं, इन्हें अच्छे टॉपिक पढ़ाए जाए और बेहतर हो। और यकीन मानिए 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन पढ़ के आपको लगेगा अरे सर मेरा टॉपिक शानदार हो गया सर, मैं तो सब बढ़िया तरीके से मेरा तैयार हो रहा है। करिए, सोचिए, विश्वास करिए, तब चीजें आगे बढ़ पाएंगी। सही बात। चलिए लिखें। तो कोची क्या कह के गए साहब, कोची ये कह के गए कि एक ही मीडियम है वो ग्लास, है वो, पर वो 7 रंग को अलग अलग म्यू ऑफर कर रहा है। सबका लैम्डा अलग तो सबका म्यू भी अलग। बोली हाँ है क्या। अब प्रश्न आपका बिल्कुल वाजिब है कि ग्लास के तो 7 म्यू होने चाहिए थे। बिल्कुल बच्चों, ग्लास के 7 ही म्यू होते हैं, और जो आप 3/2 देख रहे हो इतने सालों से वो इनका एवरेज है,
और कहा जाए वो येलो लाइट के लिए है, क्योंकि येलो कलर इज द मीन कलर। बोले, लिखिए अगला क्वेश्चन। अब ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। एक पेपर है, उस पे निशान लगा रखे हैं हमने। एक लाल रंग का निशान लगाया, एक नीले रंग का निशान लगाया, एक पीला लगाया। पीला कहां से भाई? पीला मार्कर था नहीं, मान लीजिए पीला है, ठीक है। तो एक पेपर पे 3 रंग के निशान लगाए और इनके ऊपर एक ग्लास स्लैब रख दी। अब आपसे पूछा गया है, आप ऊपर से इसको देख रहे हो, आपको पूछा गया है कौन सा कलर लीस्ट रेज होगा। पहले कहानी समझना तब मजा है। सर ये लीस्ट रेज क्या होता है पहले समझो, सॉल्यूशन तो बहुत दूर है। पहले आप 19 बात पे समझो। क्या लाल निशान यहीं दिखेगा क्या? आंसर है नहीं, लाल यहां दिखेगा ही नहीं। बताओ कहां दिखेगा? लाल थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, नीला थोड़ा सा कहीं और दिखेगा, पीला कहीं और दिखेगा। क्यों? ड्यू टू ऑप्टिकल इल्यूजन। पहले तो इस बात पे एग्री करो कि चीजें वहां दिखेंगी ही नहीं, कहीं ऊपर नीचे दिखेंगी। अब प्रश्न यही है, लीस्ट रेज कौन सा है? रेड है, येलो है, ब्लू है। फिर और सुनो, और सुनो। सर ऐसा क्यों हो रहा होगा, ऊपर नीचे क्यों हो रहे होंगे? तुरंत अब आपके पास आंसर है। एपरेंट डेप्थ होता है डी बाय म्यू। सभी रंगों के लिए म्यू अलग अलग है कौची, तो सभी का एपरेंट डेप्थ भी, इसलिए रंग ऊपर नीचे देखेंगे। अगर ये कॉइन होते, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, सब एक ही लेवल पे दिखते। कॉइन के कोई रंग थोड़ी ना भाई, उनके लिए तो सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा। यहां रंग अलग अलग हैं, तो ग्लास स्लैब इन सभी रंगों को अलग अलग म्यू ऑफर करेगी। ये सेंटेंस बोलिए, ग्लास स्लैब इन रंगों को अलग अलग म्यू ऑफर करेगी, और अलग अलग म्यू देगी तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला डी बाय म्यू, अलग अलग सबका एपरेंट होगा। क्या बेसिक थॉट समझ में आया आपको सवाल का? सॉल्यूशन तो मैं बता ही दूंगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप थॉट पे अटैक करो। लिखो क्वेश्चन, बताओ। सोचो सोचो, लाल या बैंगनी या पीला या नीला? चाय की व्यवस्था कराओ। चलो, चलो लगाते हैं कॉन्सेप्ट, क्या हो रहा होगा सोचते हैं। डायरेक्ट इस पे नहीं आते सर, कुछ और बढ़िया बात सिखाओ सर, जिससे मैं और बेहतर सोच पाऊं। आजा भाई, देखता जा। तैयार हैं हम बिल्कुल। आप भी उस लेवल पे मेहनत करके आओ। ये देखो 2 निशान, देखना बोर्ड पे, देखना 2 निशान, 1 और 2। 1 दिख रहा है 1 डैश पर, बट ऑब्वियस है 2 दिख रहा है 2 डैश पर। मैं आपसे 2 छोटे छोटे सवाल पूछता हूं, ध्यान से बताइएगा आंसर, बहुत छोटे छोटे। डायग्राम समझ में आ गया? 1 2 2 निशान थे, ऊपर से देखने पर क्या 1 1 पे दिखेगा क्या? ऑप्टिकल इल्यूजन होगा 1 डैश। पहला सवाल, किसकी एपरेंट डेप्थ ज्यादा है?
बिंदास बताइए, किसकी गहराई ज्यादा है, 1 या 2? सर मैं यहां से नापूं या नीचे से नापूं? कॉमन सेंस लगा, कॉमन सेंस लगा। हम सरफेस, हम अर्थ से 100 किलोमीटर नीचे गए, तो 100 किलोमीटर गहराई में गए, कहां से नापते हैं 100 किलोमीटर? सरफेस से। गहराई हमेशा सरफेस से। किसकी एपरेंट डेप्थ ज्यादा है? सर 1 डैश की डी एपरेंट ज्यादा। बोलो हाँ या ना। दूसरा प्रश्न, कौन लीस्ट रेज, कौन लीस्ट रेज, लीस्ट रेज हिंदी में मतलब कौन कम उठा हुआ है? देख ले, 1 डैश कम उठा हुआ है ना भाई, 2 डैश तो ज्यादा उठा हुआ है। अच्छा सर, अच्छा सर, अब बात समझ में आई। जिसकी डी एपरेंट ज्यादा, वो हमेशा लीस्ट रेज होगा। पहले इसको ओके करो, सवाल सब बात की बातें हैं, पहले इसको ओके करो। तो इस डायग्राम से समझो और आंखें खोलो। हाँ सर, सर मुझे सोचने दो। 1 डैश की गहराई ज्यादा है, हाँ सर ये बात समझ में आ रही। कह तो सही रहे हो सर आप, 1 डैश की गहराई ज्यादा है, बात तो सही है। फिर क्या बोला आपने? कौन लीस्ट रेज होगा? अरे हाँ सर, 1 डैश कम रेस्ड है, 2 डैश तो रेस ज्यादा है, अर्थात जिसकी एपरेंट डेप्थ ज्यादा, वो लीस्ट रेज होगा। बोलो हाँ है क्या? डायग्राम, कोई इधर उधर की बात नहीं, केवल कॉन्सेप्ट। जिसकी एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगी वो लीस्ट रेज होगा। देख डायग्राम में देख ले। इसका मतलब अगर मुझे लीस्ट रेज देखना है, इसका मतलब मुझे डी एपरेंट ज्यादा चाहिए। बस अब तो ट्रेन में सवार हो गए, अब देखना खटाखट। डी एपरेंट ज्यादा चाहिए, डी एपरेंट होता है डी बाय म्यू। डी एपरेंट ज्यादा तो म्यू कम, मजा आएंगे। म्यू लैम्डा के इनवर्स, म्यू चाहिए कम, लैम्डा चाहिए ज्यादा। और बच्चों ज्यादा किसका? रेड का। खत्म, आंसर है रेड कलर। लॉजिक है, लॉजिक देखिए, 3 बार समझिए, घर पर मेहनत करिए तो कितना लॉजिक से समझ में आएगा। आओ फिर सुनना, लीस्ट रेज। सुनो 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 सुनो, पेन पेंसिल छोड़ दो। लीस्ट रेज, लीस्ट रेज का मतलब क्या डी एपरेंट ज्यादा होगा क्या? ये पहला पंच है, यही काम का है। जो रेस कम होता है उसकी गहराई ज्यादा होती है। गहराई ज्यादा, अब तो कहानी बन गई। डी एपरेंट ज्यादा, म्यू कम, म्यू लैम्डा के इनवर्स, म्यू कम तो लैम्डा, और सबसे ज्यादा लैम्डा रेड का। आंसर इज रेड। सोचो, घर पर इसको अखबार की तरह पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। सवाल बनाया, कॉपी उल्टी करी और खुद आर्ग्यूमेंट करे, तब मजा आएगा। आप इसको ऐसे पढ़ लोगे लिख लोगे तो मजा थोड़ी ना है, आर्ग्यूमेंट करने पड़ेंगे कि हाँ सर ने बात बोली थी, एपरेंट डेप्थ ज्यादा, एक चित्र बना के देखा, हाँ यार जिसकी एपरेंट डेप्थ ज्यादा होती है ना वो रेज्ड कम होता है। बस हो गया बात। बोलो बढ़ूंगे आगे, एक बार और समझाऊं क्या? हवा लगी क्या, ऊपर से चला गया? अरे बताओ, बात बनी? मुझे तो पता है ये सब फर्जी लग रहा है, मैं तो इस डायग्राम से प्यार कर रहा हूं। ये डायग्राम आपको मस्त आना चाहिए, और फिजिक्स में डूबिए तब मजा है। हमें तो पढ़ाने में मजा आता है कि नहीं यार, चीजों को समझाना, अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि बच्चों को दिमाग में बातें बढ़िया से बढ़िया सेट करें, वो इंपॉर्टेंट है।
सिलेबस पे ठप्पा लगाने पे काम मत करो ना, घर पर ठप्पा लगाओगे हाँ सर हो गया। अरे नहीं सर, एक एक सवाल बड़ा सिस्टमेटिक। क्या सर देखो इस डायग्राम पे आओ सर, 1 डैश की गहराई ज्यादा है, समझो 1 डैश की गहराई ज्यादा है, और जिसकी गहराई ज्यादा है उसका लेवल भी रेज कम हुआ है, बात खत्म। और लेवल गहराई ज्यादा है, अच्छा जिसकी गहराई ज्यादा उसका म्यू कम, अरे जिसका म्यू कम उसका लैम्डा ज्यादा, अरे लैम्डा ज्यादा किसका, रेड का। हो गया सवाल, एम्स का सवाल है। बोलो, बढ़ चलूं, आ जाओ आगे लिखो। लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, कॉन्सेप्ट बिल्डर। आज ही लगाने ना घर पे सवाल जाके, 4:30-5 बजे फ्री हो जाओगे, खाना खाओगे 7-7:30, आधा घंटा रेस्ट करके 2 घंटे आज ही लगा लेना ऑन द स्पॉट सवाल, क्योंकि अभी के अभी तैयार है 3 लेक्चर। और इतना कोशिश करना कि सर 100% ही बन जाए, कि ऐसी क्या बात है यार जो नहीं बन पा रहा। मान लो 3 अटक गए, अटक जाएंगे 3, कल उनको फिर प्रयास करना अलग फ्रेश मन से, कि हाँ सर जब पेपर आपके पास आऊंगा कल मैं, तब तक 2 बार अटेम्प्ट करके आऊंगा उसको, और जिद करोगे तो सब बनेगा भाई। चलिए, एक शानदार कॉन्सेप्ट 20-22 मिनट का, ध्यान से समझिएगा। एक बीकर है, साथ साथ लिख लीजिए मेरे, इसमें h हाइट तक पानी भरा हुआ है। क्वेश्चन ये है, बीकर बीकर कितना भरा हुआ दिखाई देगा। दूसरा छोटा सवाल है, अब बीकर खाली है, अब कितना दिखेगा। और क्वेश्चन जिसकी तरफ हमें बढ़ना है, पूरा लिख लीजिए फिर समझते हैं। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, मतलब यूं आपको मजे आ जाएंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे है, इतनी जबरदस्त बातें सिखा देगा आपको। चालू करूं बोलना। पहले सवाल का उत्तर नहीं बताया, बीकर कितना भरा हुआ दिखाई देगा, एच। सर आप 3 दिन से यही कर रहे हो, कॉइन कॉइन नहीं दिखेगा, चिड़िया को मछली नहीं दिखेगी, है मुझे एयर बबल नहीं दिखेगा, वो माइक्रोस्कोप को वो निशान नहीं दिखेगा। तो यार मैं 17-18 साल जीवन निकला कैसे फिर, है मैंने क्या किया अपने जीवन में। आप तो 3 दिन से ये समझा रहे हो, ये नहीं दिख रहा वो नहीं दिख रहा, इल्यूजन हो रहा है। मेरे 18 साल निकले कैसे फिर सर जीवन के, और 3 दिन से आप ये कह रहे हो कि ये नहीं दिख रहा वो नहीं दिख रहा। आ जाता है मन में प्रश्न, तो कारण क्या है, ये सब इल्यूजन है। अब आपसे कहा जाए, चलते फिरते अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता, अगर किसी 7वीं 8वीं बच्चे से कि बीकर में एच पानी भरा हुआ है, पता कितना दिखेगा, तो पहले तो सुना देता 2-3 बातें, अगर नया बच्चा होता 2 साल कोरोना वाला है, कि नहीं क्या एच भरा हुआ तो एच ही दिखेगा, इसमें क्या है। पर ऐसा है नहीं, पता है क्यों नहीं है, बताओ। आपने महसूस किया हो तो प्रैक्टिकली आप देखना, अगर कोई ओवरहेड टैंक भरा हुआ है या पानी की टंकी कहीं नीचे भी भरी हुई है, तो आप अगर ऊपर से देखेंगे ना, तो उसका जो पेंदा है ना, पेंदा
बॉटम वो थोड़ा सा ऊपर उठता हुआ दिखता है बाकायदा, कभी देखिएगा। जैसे अपने सीमेंट की टंकी होती है घरों में, तो ना आप उसको देखें, अब वो भरी हुई है एच हाइट तक, पर जब आप उसको झांक के देखोगे ना, तो आपको जो पैंदा है ना, पैंदा हल्का सा कहां दिखता है, ऊपर, बॉटम ऊपर दिखता है। कारण क्या है? ऑप्टिकल इल्यूजन। आप इसको ऐसे ना समझो, आप ऐसे समझ लो, यहां ढेर सारे कॉइन है, लो साहब, अब बताओ कॉइन कहां दिखते थे? कॉइन ऊपर दिखते थे। कॉइन का ऊपर दिखने का मतलब ही क्या है? वास्तव में मुझे इसकी डेप्थ डी दिखाई नहीं देगी, थोड़ी सी ऊपर दिखाई देगी। क्या बात समझ पा रहे हैं? निकाल सकते हैं कितनी दिखेगी? डी एपरेंट बराबर डी बाय म्यू। डी क्या है? डी एक्चुअल, एच म्यू। बताइए कितना दिखेगा? 3h/4। लाला तभी तो टॉपिक का नाम एपरेंट डेप्थ है, समझना, टॉपिक का नाम यहीं से आया है। अगर पानी एच भरा हुआ होता और एच ही दिखता, तो फिर एपरेंट डेप्थ टॉपिक आता ही क्यों? टॉपिक का नाम ही कितना जबरदस्त है, एपरेंट डेप्थ। मतलब जितनी गहराई है उतनी गहराई नजर नहीं आती। पहले इस बात को लॉक करिए, पहले को। अगर बीकर एच भरा हुआ है तो आशीष सर वो एच नहीं दिखता, वो कितना भरा हुआ दिखता है? 3h/4। इसको 2 बार 3 बार समझिए और आंसर दीजिए, बीकर कितना भरा हुआ दिखाई देगा? आंसर है बीकर 3h/4 भरा हुआ दिखेगा। सोचो, इसमें ओके हो तब फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यही ऑप्टिकल इल्यूजन है। बोलो यहां तक सब साथ हो गया? बता दो। और बढ़िया सेंटेंस बोलो, आशीष सर बीकर एच भरा हुआ है, पर ड्यू टू ऑप्टिकल इल्यूजन बीकर मुझे एच भरा हुआ दिखेगा नहीं। दूसरे पे आओ, ये आपके दिमाग को और फर्म करेगा। खाली बीकर है, कितना दिखेगा? क्यों? यहां कोई नाटकबाजी, ऑप्टिकल इल्यूजन, क्योंकि मीडियम ही नहीं है। जब मीडियम ही नहीं है तो किसी प्रकार का परिवर्तन ही नहीं होगा। बताइए कितना दिखेगा? आंसर है एच। ये इस सवाल के लिए माहौल तैयार हो रहा है। जिसे वो अपन निबंध लिखते थे हिंदी में, तो ऊपर लिखते थे भूमिका, प्रस्तावना, याद करो, याद है? प्रस्तावना में हमारे हिंदी वाले टीचर कहते थे कि प्रस्तावना इतनी बढ़िया लिखो, इतनी जबरदस्त लिखो कि पूरा निबंध पढ़ने का उसका बोर्ड में टाइम ही नहीं है, और राइटिंग बढ़िया लिखो। और डेरिवेशन साइंस और डेरिवेशन आते थे उसमें और बोलते थे, देख डेरिवेशन में कोई बीच का स्टेप गड़बड़ हो जाए उसको काट मत। ऐसी ऐसी बातें सिखाते थे, काटना मत। कि तुझे पता है लेंस में ये आंसर आना है, 10वीं में होता था लेंस मिरर फॉर्मूला, ये मिरर फॉर्मूला है, अब ये आना है पक्का है। बीच में कोई स्टेप मान लो गलत भी हो गया, अगर काटोगे तो ध्यान ज्यादा जाएगा। और बिल्कुल बढ़िया राइटिंग है, सब चल रहा है, 5 में से 5। क्योंकि बोर्ड में उसको तो 500-700 कॉपी चेक करनी है, समय कहाँ है उसके पास। तो कोई एक ही स्टेप थोड़ा देखता है, अगर आपने काट दिया ना तो ध्यान फिर उसका चला जाएगा। और बिल्कुल फ्लो में चल रहे हो आप तो चलने दो, कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे फंडे सिखाते थे, आप देखो क्या भाई। और जैसे अपन ये बोलते थे, वापिस इस पर आइए, वापिस इस पर आइए। अगर बीकर एच भरा हुआ है, बीकर एच भरा हुआ है, तो एच दिखेगा नहीं, कितना दिखेगा? 3h/4। बोलिए हाँ है क्या? सवाल जबरदस्त है, अब सुनिएगा। एक बीकर है, अब पूरी जी जान लगा दीजिएगा इस सवाल में। एक बीकर है जो कितना का है? 21 सेंटीमीटर हाइट का है। मां ने आपको काम दिया, जा बेटा बीकर भर के ला, और ऐसा भर कि जितना खाली हो उतना भरा हो। बोले तो हाफ फिल्ड, हाफ एम्प्टी। आपने कहा ठीक है मम्मी। हाफ फिल्ड 21/2, 10.5, 10.5 पे निशान लगाया, 10.5, 10.5 भर दिया,
खाली, ये खाली हो गया, ऐड करके देख लिया बराबर तो आ रहा है। सही है सर। माँ ने यही कहा, जा बीकर को भर के ला, आधा खाली आधा भर। आपने 21 का आधा किया 10.5, 10.5 भर के लिया और 10.5 आपका खाली है। बताइए सही है क्या? और तो आप भारी मन से बोल रहे हो, मन तो आपका यही कह रहा है कि हाँ है तो यही सही। और मैं आपको भी समझा भी दूंगा कि ये गलत है, पर 3 दिन बाद फिर आपको दूंगा ना, आप फिर यही करोगे, क्योंकि मन में यही भरा हुआ है। सर ये तो हो गई ना सर, आधा खाली आधा भरा, 10.5 भरा हुआ है, 10.5 खाली है। हाँ गलती है सर इसमें, बिल्कुल मस्त जीवन चल रहा है सर, पर गड़बड़ है। आज इस बात को समझिए और सीख के जाइए कि जो खाली हिस्सा है वो तो खाली 10.5 दिखेगा बच्चों, पर 10.5 जो भरा हुआ है ना वो 10.5 दिखेगा ही नहीं, इसलिए ये गलत है। कारण क्या है? सॉल्यूशन पे मत जाओ कि सर ये इसमें गलती क्या है, आशीष सर गलती क्या है वो बताओ। आपने 10.5 भर दिया, पर क्या वो 10.5 दिखेगा क्या? कैसेट को रिवाइंड करो, पहले केस पर आओ और ये 5 बार बोलो कि अगर बीकर H भरा हुआ होता है तो H नहीं दिखता, 3H/4 दिखता है। तो अगर मैं 10.5 भर के लाऊंगा तो 10.5 भरा हुआ नहीं दिखेगा। क्या बोलो हाँ है क्या? कोशिश करके बताओ, क्या थोड़ा ज्यादा भरना पड़ेगा या कम? ज्यादा भरूंगा तो थोड़ा सा कम दिखेगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब आप देखना, एक लाइन का सॉल्यूशन है बस, और उसको समझने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप देखना, हाँ मत बढ़ना जब तक समझ में नहीं आए, खूब मस्ती से समझना। ये टोटल कितना? 21। लेट मैंने कितना भरा? H। बता खाली कितना? 21 माइनस H। बोलो मानते हो? अच्छा इस सेंटेंस का क्या मतलब है? हाफ फिल्ड हाफ एम्प्टी का क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका हाफ फिल्ड हाफ एम्प्टी का? जितना खाली उतना भरा, मतलब जितना खाली है उतना भरा है। 50% खाली है तो 50%। 4 सेंटेंस बोल रहा हूं, साथ दीजिएगा। पहला, क्लास में आज 50% बच्चे आए हैं। दूसरा, 50% बच्चे एब्सेंट हैं। तीसरा, जितने बच्चे आए हैं उतने ही एब्सेंट हैं। क्लास आधी भरी हुई है। कौन सा सही है? सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। जितने आए हैं उतने एब्सेंट हैं। 50% आए हैं, 50% एब्सेंट है। आधी क्लास भरी है, आधी क्लास खाली है, सब बराबर बातें हैं। हाफ फिल्ड हाफ एम्प्टी, आधा भरा हुआ आधा खाली। अब देखना एक सेंटेंस, ये जो H भरा हुआ है, ये जो H भरा हुआ है, ये वास्तव में 3H/4 दिखेगा। बोल हाँ है क्या? बोला पहला कॉन्सेप्ट, H H दिखता ही नहीं है, 3H/4। खाली कितना है? 21 माइनस H। कितना दिखेगा? 21 माइनस H। खाली खाली ही दिखता है, और बीच में देख बराबर। क्यों? हम यही चाहते थे, जितना भरा हुआ हो उतना ही खाली दिखे। हो गया सॉल्व। पर इसको भी समझने में ही 10 मिनट और लगेंगे। सर आपने क्या कर दिया सर, जल्दी से उसको समझाओ। आओ वापस सुनो, कहां अटक रहे उस पर मेहनत करो। आओ बोलो, माना बीकर कितना भरा? H। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छुट्टी है। माना बीकर कितना भरा? H। सोच, H अगर भरेगा तो दिखेगा कितना? इस पर मेहनत करके आए ना, H भरता है तो दिखता कितना है? बोलिए बात ओके है क्या? H भरा है पर दिखेगा कितना? H भरा है तो दिखेगा कितना? बोलो ओके। खाली बता, खाली कितना है? और जो खाली है तो खाली में तो कोई इल्यूजन, खाली खाली दिखेगा। बस सर ये समझा दो आप, ये बराबर क्यों आया, किसी को पता चले बराबर क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है 50% खाली। दूसरे शब्दों में, जितने बच्चे आए उतने बच्चे एब्सेंट। तीसरे शब्दों में, 50% आए
50% अब्सेंट। चौथे शब्दों में क्लास आधी भरी है आधी खाली है, इसका मतलब बराबरी तो हुआ। हेलो, करो सॉल्व, फिर बताता हूं आपको कि सर ये लॉजिक एक बार आप और समझा दो तो बात बन जाएगी। आंसर है 12। जेई मेन का क्वेश्चन अपने रेस में दे रखा है, सॉल्यूशन एक लाइन का है, केवल सॉल्यूशन देख लोगे तो पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या, और कितनी बातें समझनी पड़ी तब जाके बात समझ में आई कि अच्छा कोई चीज एच भरी हुई होती है तो एच नहीं दिखती, कितनी दिखती है 3h/4। पढ़ो आज घर जाके 3 लेक्चर, 2.5-3 घंटे की सिटिंग दो और लगाओ क्वेश्चन, तब आपको ऑप्टिक्स में मजा आएगा। बढ़िया पेपर लो, अच्छा पेन ले जाओ खरीद के, पेन रोता हुआ चल रहा है, 2 अक्षर लिखे 2 गायब, ऐसा नहीं, बढ़िया पेन होना चाहिए। बढ़िया पेन की परिभाषा 100 रुपए 200 रुपए का पेन नहीं होता, ऐसा पेन जो स्मूथ चले, वो 2 रुपए का भी हो सकता है 5 रुपए भी हो सकता है, पर हमारे पेन ही सब टेढ़े मेढ़े चलते, चल रहा है फिर थोड़ा घुमाते हैं फिर चलता है फिर रुक जाता है फिर चलता है, मतलब क्या। बढ़िया पेन लेकर एक एक क्वेश्चन लगाओ। यहाँ पेन का मतलब पेन से ही है। चलो तो अच्छा, यहां बराबर क्यों किया, बराबर ये इंपॉर्टेंट है। बराबर को बताओ, बराबर को हाफ फिल्ड हाफ एम्प्टी, इक्वली फिल्ड इक्वली एम्प्टी, तो बताइए कितना भरना पड़ा 12। अब इसको मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखाता हूं एक लाइन में बस, और कल ये बात फिर समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। नहीं समझ में आ रही कठिन बात है, हम मानते हैं ना, मेहनत करके आएगी बात। सर मैं आज पढ़ के आऊंगा, करा फिर एक सवाल करा देना। ले भाई ये 12 भरा और टोटल कितना था 21। अब देखना जादू क्या होगा। अब मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं उल्टा, बराबर आ जाइए पहले आप सब, हो गया ठीक है। अब सुनना, लास्ट बात, लास्ट फाइनल कॉल, एक बार समझ के इसको खत्म कर। बीकर 21 था, ठीक है, कितना भर लिया आपने 12, 21 - 12 तो कितना बचा 9। छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब दीजिए और बात को सही करिएगा। पहला प्रश्न, कितना खाली है, अच्छे से बताओ कितना खाली है 9, बिल्कुल ओके। क्या 9 खाली 9 ही दिखता है, ठीक है। भरा कितना है, कितना भरा है 12, पर दिखेगा कितना, दिखता है 3h/4, याद करो, करो 3h/4, 3/h। देखो अब कितना शानदार हो गया, खाली कितना 9, कितना भरा दिख रहा है 9, जितना खाली उतना भरा, हाफ फिल्ड हाफ एम्प्टी, पर वास्तव में भरा कितना है 12। देख कितना मस्त है, कितना भरा 12, अगर h बढ़ता है तो 3h/4 दिखता है, अगर h बढ़ता है तो 3h/4 दिखता है। 12 भरेंगे तो 3h/4 से कितना दिखेगा 9, भरा हुआ कितना दिख रहा है 9, खाली कितना दिख रहा है, इसका मतलब 50% भरा और 50% खाली। आंसर कितना, आंसर है कितना पानी भरना पड़ेगा 12 सेंटीमीटर भरना पड़ेगा। हाँ तो फिर ये 3h/4 ना को h/μ हो जाएगा, h/μ हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए कल इससे आगे बढ़ेंगे, मेहनत करिए, मेहनत ही हमें आगे ले जा सकती है। जबरदस्त मेहनत करें, दूसरी बातों से अपना ध्यान हटाएं और खूब पढ़ाई करें। चलिए धन्यवाद, ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय, कल इससे आगे बढ़ेंगे।